कितने क्वेश्चन किए बाइनोमियल के? अरे हाँ या ना, किए नहीं किए, अभी ट्राई नहीं करा, टाइम नहीं, कुछ तो बोलो। एकदम ऐसे बिल्कुल शांत बैठे हो आप सब लोग। 2 क्वेश्चन करे हैं बस अभी। और बाकी सभी स्टूडेंट? अब आप खुद बताओ कि फिर आज वाला टॉपिक आएगा समझ सही से? फिर क्वेश्चन करवाऊं आज या आगे पढ़ाऊं, बोलो। आगे कराऊं? कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो बैच चेंज करवाने का इंतजार कर रहे हैं कि दूसरे बैच में चेंज ही करवा रहा हूं तभी पढ़ूंगा? कि बैच का मतलब दूसरा बैच जिसमें कोई दूसरा टॉपिक फ्रेश कंटेंट्स चालू हो उसमें पढ़ना शुरू करना है। अब एक बात बताओ, ये सारी चीजें हम अदर दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग में करेंगे, फिर कैसे करोगे? सैटरडे संडे 2 दिन मिले आप सभी को। एक ने तो एक एक क्वेश्चन पर डे के हिसाब से 2 क्वेश्चन कर लिए। तो सारे नहीं करे, थोड़े बहुत करे। अच्छा, मेरे को ना पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो, उसके बाद मैं बताऊंगा आगे कंटिन्यू कराना है नहीं कराना है। मेरे को ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन में क्या डिफरेंस है? ज्ञानदीप आप बताना। प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं बताना। स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं बताना। किसी बैच में नहीं है ऐसा हाल। मेरे को सच सच बताओ कि क्यों नहीं पढ़ रहे अभी? अभी टाइम नहीं मिल रहा, अभी नहीं पढ़ना, बाद में पढ़ना है, या समझ नहीं आ रहा, या कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा? जब क्लास में पूछता हूँ तब तो हाँ बोलते हो। देखो, जब तक आप लोग कम्युनिकेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चाहे मैं ये पढ़ाऊँ, चाहे कुछ और पढ़ाऊँ, यहाँ पढ़ो कहीं और पढ़ो, कुछ भी करो। लोग ज्ञानदीप छोड़ के चला गया। कुछ प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक नहीं हो रहा, टाइम का इशू है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, पढ़ने बैठता हूँ पढ़ नहीं पा रहे, कुछ तो बोलो, कुछ तो पता चले किसी का भी। ऐसे कब तक बात बनेगी? खाली बैच रिपीट करने से या टाइम, कब तक टाइम दे पाओगे? आज आपके पास टाइम है तो आप दे रहे हो। बच्चे भी नहीं है अटेंडेड। Last week means starting from probability. कोरिलेशन और कोवेरियंस में क्या डिफरेंस है बताना एक बार। जिसको पता है हैंड रेज करो।
फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, डेफिनेशन क्या होता है, देख के बता दो चलो। गूगल कर लो, इससे ज्यादा क्या बोलूं, गूगल कर लो। कर लो तुम, चैट जीपीटी करो, बताओ तो सही, बोलो तो सही। एक बात बताओ, अगर मान लो अभी पावर बीआई, अगर इसके बाद अगर जस्ट एक एग्जांपल, अभी पावर बीआई करवा दें और पावर बीआई की कोई वैकेंसी आ जाए और आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ जाए और वो रीजनिंग के नाम पे आपसे ये सब चीजें पूछ लें, क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स आपसे डायरेक्टली कोई मैथ्स के बेस पे नहीं पूछता, आपसे लॉजिकल रीजनिंग के बेस पे पूछेंगे। और ये लॉजिकल रीजनिंग हर टेक्नोलॉजी में यूज होगी, एक्सेल के साथ ये, पावर बीआई के साथ ये, और पाइथन के साथ होगा, माइस्क्यूएल के साथ पूछ सकते हैं। किया सर्च किसी ने, बताओ। Covariance measures how two random variable changes together. Correlation में नहीं पता मुझे। हिंदी में बोलना। मतलब कि दो वेरिएबल होता है, वो आपस में एक साथ कितनी लिमिट तक चेंज हो सकता है, कोवेरिएंस में मेजर करते हैं। अब कोरिलेशन की डेफिनेशन पढ़ो। वो क्लास में अटेंड नहीं करी थी। तीनों में से एक भी क्लास अटेंड नहीं करी आपने? याद नहीं, हाँ उस टाइम पे नहीं अटेंड करी थी। अब आप ही सब लोग मिलके कलेक्टिवली सॉल्यूशन दे दो, क्या करना है। क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना, ऐसे केस में तो यही हो सकता है कि पहले एक बार पूरा बैच हो गया, फिर दोबारा सेम चीज स्टार्ट करवा दो, पर ऐसा कब तक। लास्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिस्टिक्स का, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है पूरी स्टैटिस्टिक्स का। अभी तक आपने सब आसान ही पढ़ा, इसीलिए पेन पेपर पे कर रहे थे। जो कॉन्सेप्ट हम डायरेक्टली पेन पेपर पे सॉल्व नहीं कर सकते, वो सारे कॉन्सेप्ट डेटा साइंस इनसाइड द पाइथन प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। ये सारा पाइथन यूज होगा? हाँ, ये सारा स्टैट्स और प्रोग्रामिंग, हाँ पूरा। इसके अलावा इन मिडल मेजॉरिटी ऑफ पार्ट अलग अलग थोड़े थोड़े सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल होगा, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग में कंप्लीटली 100% होगा सारा। स्टैट्स के अलावा ना दोबारा, हाँ एसक्यूएल छोड़ दो एक बार। कितने लोग विलिंग है दोबारा स्टार्ट कराने के लिए? बस एक ही हाथ खड़ा हुआ है। तो स्टैट्स ऐसा बोल रहे कि आगे आगे हाँ हाँ बोल देते हैं, उनके साथ किसी को नहीं है। दो चार को आता है, बस दो चार को आता है। अरे तुमसे स्टैट्स की डेफिनेशन पूछी है, तुम में से कोई वो तो बता नहीं रहा। आप बताना, स्टैटिस्टिक्स पता है क्या होता है, बताओ। हाँ कोई बात नहीं, जितना आता है उतना बताओ। डेटा जो हमारे पास होता है उसको कैलकुलेट करके उससे इंफॉर्मेशन लेना। ये तो अभी यहाँ के स्टूडेंट भी नहीं है, आप लोग तो स्टूडेंट हो, इतना भी नहीं आता भी आपको। इन्होंने तो स्टैटिस्टिक्स का एस भी नहीं पढ़ा अभी तक। सर ऐसे करो आप, जैसे क्लास खत्म हो ना, आधे घंटे वाली क्लास खत्म कर लो और फिर पूछा करो कि किसको क्या क्या आ गया, तब पता चलेगा सर। सब लोग हाँ बोल देते सर, हाँ समझ आ गया, आगे बढ़ो। तो फिर एक बात बताओ, जो सब लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करे हैं वो कैसे करे फिर?
जहाँ तक समझ आया मैंने वहां तक सबमिट करे, उसके आगे सबमिट करेगा। एक काम करते हैं, ऑफलाइन सभी लोग ना अब से कॉपी पेन लेकर आना कंपल्सरी। क्लास होने के बाद एक दो क्वेश्चन अब रोज मिलेंगे, और जो करेगा वही घर जाएगा, वरना फिर इसके बाद 5:15 पे मेरा डेमो स्टार्ट होता है। डेमो में पहले पूरा कंप्लीट करूंगा 6:30 तक, उसके बाद बताऊंगा फिर कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, देखी जाएगी। देखो कल ट्यूसडे है, एक दिन में कितना बताऊं? फिलहाल तो आप सिलेबस आगे करो, और आप माई एसक्यूएल कह रहे हो ना, बाकी बचे हुए बच्चों को भी आने दो, और अपने ग्रुप में ही ना सभी लोग, या तो फिर एक काम करो, अभी सभी लोगों ने माई एसक्यूएल के लिए हाँ बोला है, पहले माई एसक्यूएल कर लो, और माई एसक्यूएल करके, क्योंकि तुम्हारा ना टॉपिक चेंज हो जाएगा, तुम पिछले 1 महीने से यही पढ़ रहे हो। ठीक है, टॉपिक चेंज होगा, इंटरफेस चेंज होगा, थोड़ा सा माइंड चेंज होगा, फ्रेश होगा, उसके बाद फिर दोबारा से शुरू कर देंगे। ठीक है, एग्री? ऑनलाइन स्टूडेंट सभी बताओ। सिर्फ तुम्हारा ही बैच ऐसा है जिसमें ये काम हो रहा है, वरना किसी बैच में ऐसा नहीं हुआ अभी तक। अब देखो, फ्रेश टॉपिक है, ठीक है, कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस वन, बस कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो देखो सभी लोग, हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसे नाम सजेस्ट करता है हाइपोथेसिस, इन वोकैबुलरी हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? इंग्लिश में हाइपोथेसिस का मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब पता है? हिंदी में कभी सुना है विरोधाभास? हाँ, अगेंस्ट द मोशन और इन फेवर ऑफ द मोशन वाली चीज। ठीक है, हाइपोथेसिस भी यहाँ पर ना कुछ सिमिलर टाइप का मीनिंग होल्ड करता है। बेसिकली हाइपोथेसिस आप एक ऐसी किसी भी स्टेटमेंट या सिचुएशन को ट्रू कंसिडर करके चलते हो। जैसे कि आपने कभी मतलब हिंदी में ऐसे सुना होगा ना, भ्रम। भ्रम मतलब क्या होता है कि आप उस टाइम पे मानने लगते हो कि ये बात सच है। ठीक है, हाइपोथेसिस भी बेसिकली क्या होता है कि आप एक स्टडी कंडक्ट करते हो बेस्ड अपॉन कुछ ऐसी कंडीशन या सर्टेन पैरामीटर्स जिसको आप सच मान के चलते हो, हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आपने जैसे कई बार न्यूज चैनल ओपन करे होंगे, आपने कई बार ऐसे ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़े होंगे कि वी हैव कंडक्टेड अ सर्वे एंड वी कंक्लूड टू द पॉइंट दैट दैट अमाउंट ऑफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि हमने ऐसा कुछ कंक्लूड किया। एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ कि जैसे कोविड गया है, अभी कोविड की बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको देखने के लिए मिली। तो 2 तरीके की वैक्सीन थी, तो जो इंडिया में मेजरली अवेलेबल थी, वैसे तो बहुत सारी थी, और तो ऐसी कोई रिपोर्ट आए जो आपको बताए कि जो फर्स्ट टाइप की वैक्सीन थी उसका सक्सेस रेट इतना परसेंटेज है। तो वो कैसे पता चला? वहां पे कुछ ऐसे पैरामीटर्स, स्टैटिस्टिकल मेजर्स को सच माना, जिसके बेसिस पे आगे फर्दर स्टडी करी गई कि ये एक्चुअल में ऐसी वैक्सीन है जो प्रॉपरली अफेक्ट करेगी ही, इन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करेगी, ऐसे पैरामीटर्स पहले से सच होने चाहिए, प्रीवियस कोई दूसरी बीमारी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मान के सच चला, तब उसके बाद ऐसे स्टडी कंडक्ट करी गई। ठीक है, तो एक्चुअल में रियल लाइफ में भी
जो हम ये पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं ये वही हाइपोथेसिस के पैरामीटर्स हैं। इसी तरीके से वो स्टडीज भी कंडक्ट करी जाती हैं। बस ये है कि आपके पास इनकी ना एप्लीकेशंस बहुत ही वास्ट वैरायटी में बिलोंग करती है। मतलब कि आप हाइपोथेसिस का एक पार्ट पढ़ोगे, जैसे मान लो जेड टेस्ट पढ़ते हो, तो जेड टेस्ट की 5-6 एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो कैसे निकालना है, नहीं दिया तो कैसे निकालना है, मीन अगर अलग हो गया तो कैसे निकालना है, ऐसे करके एप्लीकेशन बहुत सारी हैं जो कि हम पढ़ेंगे भी। हम जेड टेस्ट डायरेक्टली पढ़ेंगे, टी टेस्ट की 3 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एफ टेस्ट की 2 एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पूछा जाए हाइपोथेसिस टोटल कितने तरीके की होती है, तो मेजॉरिटी इसमें 7 टाइप्स होते हैं। डिपेंड अपॉन कि आप किस पैरामीटर की स्टडी करते हो। आपको एवरेज वैल्यू की स्टडी करनी है, आपको वेरी पॉइंट की स्टडी करनी है, जिसको आपने कभी आज से पहले एनोवा के नाम से सुना होगा। वो एनोवा भी इसी हाइपोथेसिस का ही पार्ट होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस से ही एनोवा निकाली जाती है, जो आप आगे एक्सेल में पढ़ोगे, पावर बीआई में पढ़ोगे, पाइथन में पढ़ोगे। ठीक है, आउटलायर्स नाम पढ़ा था हमने, आउटलायर्स सुना था किसे कहते हैं? मीन मीडियन मोड पढ़ते टाइम पढ़ा था आउटलायर्स क्या होता है, रिग्रेशन के टाइम पढ़ा था आउटलायर क्या होता है। बताओ किसी को याद है तो। नहीं नहीं, मीन की टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन करेंगे आउटलायर्स को? मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक मीन है 15 और एक मीन है, यहाँ पे x1 x2 ले लेते हैं, सपोज 9। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन का मीन है, ये मेरे पास 9 ऑब्जर्वेशन का मीन है, और मैं कहता हूं कि इस ऑब्जर्वेशन में एक आउटलायर था। तो आउटलायर का मीनिंग क्या याद आ रहा है कुछ? अ नंबर विच कैन शिफ्ट द पैरामीटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीन को चेंज करने पे मजबूर कर दे, या मीडियन को, या मोड को, या स्टैंडर्ड डेविएशन को, या वेरिएंस को, कोई भी पैरामीटर हो सकता है। अगर आप सपोज मीन फाइंड आउट करते हो, ठीक है, कैलकुलेट करो सभी। फर्स्ट आएगा 70, सेकंड आएगा 100/6। देन फाइनली मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, क्या ये मेरे पास 11.6 अप्रोक्सीमेटली कुछ आ जाएगा, 5 6 11.56। ठीक है, ये क्या आएगा? 16.56। अच्छा, दोनों ऑब्जर्वेशंस में सिर्फ एक ही डिजिट को चेंज किया गया है, और वो एक डिजिट मेरे पूरे के पूरे मीन को कंप्लीटली 5 यूनिट्स तक शिफ्ट करने के कैपेबल है। तो यानी कि यहाँ पर एक नंबर है 39 जो क्या है, आउटलायर है। आउटलायर्स जिसने मेरे स्टैटिस्टिक्स पैरामीटर को चेंज कर दिया या शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सेम आउटलायर कॉन्सेप्ट आपने इससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा, जो कि मैंने बताया भी था कि आप कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो, सबसे पीक वैल्यू आपकी मीन कंसीडर करी जाती है। आपने यहाँ पे म्यू माइनस सिग्मा पढ़ा था, म्यू प्लस सिग्मा पढ़ा था। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे ऑब्जर्वेशंस के टर्म्स में डिफाइन करना है, तो ये जो पॉइंट मैं कट कर रहा हूं
ये पॉइंट्स पे बहुत ही स्मॉलर वैल्यू है एज कंपेयर टू मेरी पीक वैल्यू जो कि ये है, तो क्या ये मेरा आउटलायर की तरह कंसिडर किया जा सकता है कि ये वैल्यूज बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यूज होंगी एज कंपेयर टू मेरी मेजॉरिटी ऑफ वैल्यूज, ये मैक्सिमम वैल्यूज? आप अगर कहते हो कि ये मेरा स्टार्टिंग टू एंडिंग 100% ऑफ डेटा है और मैं आपसे बोलता हूं कि आपको इस 100% को 75% में श्रिंक करना है, यानी छोटा करना है, तो आप 12.5% लेफ्ट से छोड़ दो एंड 12.5% राइट से छोड़ दो, तो ये आपका 75% मेजॉरिटी बनेगा। आउटलायर्स तो वो होते हैं ना जो डिफरेंस क्रिएट करके दिखाएं। एक ही यूनिट ने देखो, ठीक है आपकी बात मानी, यहां पर 11.5, अब राउंड फिगर मान लो 11 मेरे पास आंसर आ रहा है, तो क्या अगर मैं डेफिनेशन को सीख करता हूं एक एवरेज की, तो 11 एक सही आंसर होगा कि गलत होगा? क्या 11 इन सभी ऑब्जर्वेशंस की आसपास की वैल्यू है, कॉमन रिलेशन शेयर कर सकता है? लेकिन क्या 16 इन सभी नंबर्स के आसपास की वैल्यू है? तो इसीलिए यहाँ पर जो 39 नंबर है वो एक्ट कर रहा है एक आउटलायर की तरह, उस केस में अलग हो जाएगा, उस केस में अलग हो जाएगा। उस केस में आउटसाइड अगर मेरा यहाँ पे मीन है 16.66 है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप कुछ ऐसे ही तो पढ़ते हो कि आपका डेटा कुछ इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिवाइडेड है। अभी अभी हमने पढ़ा कि हमारी जो मीन वैल्यू है वो मिडल में लाई करेगी, तो मीन से सबसे ज्यादा दूर इन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू है? 16 से सबसे ज्यादा दूर 39 हो सकता है। 39 माइनस 16 कितना होगा? 23 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट में 23 यूनिट्स का डिफरेंस है, लेकिन 16 माइनस 11 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 6 यूनिट्स के बाद डायरेक्टली 20 प्लस यूनिट्स का डिफरेंस। कुछ इसी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास ये एंड पॉइंट होते हैं, ये आपके कंसिडर किए जाते हैं कि ये आउटलायर की तरह बिहेव करेंगे, या ये नॉन रिलायबल डेटा है, आप इस डेटा पे उतना रिलाय नहीं कर सकते, आपका मेजॉरिटी ऑफ डेटा आपके मिडल सेक्शन में ही लाई करता है। अब ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि हाइपोथेसिस में भी इसी के बेसिस पे आपके अलग अलग तरीके के टेस्ट परफॉर्म होते हैं। टेस्ट परफॉर्म कैसे होते हैं? सबसे पहली चीज कि जब भी आप हाइपोथेसिस की बात करते हो, ठीक है, सो आप हाइपोथेसिस अप्लाई कब और क्यों करते हैं, अगर हम वो जाने तो बेसिकली टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस of any statistical parameter। अच्छा, सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है इन जनरल? ठीक है, इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, और इसका कोई सिनोनिम्स? क्या सिग्निफिकेंट को मैं नोटिसेबल कह सकता हूं? ठीक है, तो आप यहाँ पर कोई भी ऐसे स्टैटिस्टिकल मेजर को स्टडी करते हैं जो कि नोटिसेबल पार्ट में आपको ऑब्जर्व हो सकता है। अब एक एग्जांपल रियल लाइफ से, और उसके बाद फिर यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि सपोज मैं क्वार्टर फोर्थ की बात करता हूँ। क्वार्टर फोर क्या होता है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्वार्टर फोर में मेरे पास एक सपोज कोई एसी कंपनी है, उनकी एवरेज सेल्स होती है 1 लाख पर मंथ, ठीक है। अब मुझे ऐसा पता लगाना है कि क्या सेकेंड क्वार्टर में एवरेज सेल्स फिर दोबारा 1 लाख पर मंथ होगी?
तो यहाँ पे एवरेज सेल्स हमारा स्टैटिस्टिकल पैरामीटर है और फोर्थ क्वार्टर में 1 लाख। हाँ ठीक है। अब देखो फोर्थ क्वार्टर में 1 लाख सेल्स हुई, ये जो स्टेटमेंट है ये ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट है, यानी कि आपके पास इसका डेटा है। या तो आप वो डेटा बिल्कुल रॉ फॉर्मेट में यूज करेंगे या तो वो डेटा के आपको पैरामीटर्स दिए होंगे हमेशा ही, ठीक है। अब आप अपने प्रीवियस पास्ट हैपेंड डेटा से आपके आने वाले फ्यूचर बेसिस की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हमको प्रेडिक्ट करना है कि सेकंड क्वार्टर में कितने सेल्स होंगे। हो सकती है। अब ये जो प्रिडिक्ट करने का तरीका है ये 3 तरीके से लाया करता है, 3 मेथड्स है। क्या वो सेल्स 1 लाख से कम होगी, क्या वो सेल्स 1 लाख से ज्यादा होगी, या वो 1 लाख नहीं होगी। 1 लाख नहीं का मतलब क्या, अनसर्टिनिटी, कितनी भी सेल्स हो सकती है, 1 लाख तो नहीं होगी, ठीक है। 3 मेरे पास पैरामीटर्स हैं ऐसे। अब ये जो तीनों पैरामीटर्स हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो मुझे बता सकता है कि कौन सी बात ज्यादा सच है। मान लो मैंने बोला कि 1 लाख सेल्स नहीं होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, तो क्या ये रिलायबल प्रोबेबिलिटी है? तो मैं बोल सकता हूं कि ऐसा सच नहीं हो सकता है, ठीक है, कि 1 लाख से ज्यादा के चांसेस होंगे। फिर प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक लाई करती है? 0 to 1। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 का मतलब बताया था मैंने, इम्पॉसिबल इवेंट, कि आप किसी भी इवेंट को कितना भी ट्राई कर लो वो कभी हो हैपन ही नहीं होगा। और प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 श्योर इवेंट, परफेक्ट इवेंट, कि हर बार जो भी आप ट्रायल करोगे हर ट्रायल में वही इवेंट होना ही होने वाला है। यानी कि प्रोबेबिलिटी जितना ज्यादा अप्रोचिंग टू 1 होगा उतना ज्यादा आपका वो इवेंट एग्जैक्टली सर्टेन है, सिग्निफिकेंट है, ठीक है। सिग्निफिकेंट यानी कि इजीली ऑब्जर्वेबल, नोटिसेबल, ठीक है। तो इस केस में अगर मेरी प्रोबेबिलिटी जितनी हाइयर आती है मेरी स्टेटमेंट उतनी ज्यादा सच कहलाई जाएगी। कैसे? बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा, पास्ट डेटा जो ऑलरेडी हैपन हो चुका है, ठीक है। क्लियर है ये चीज सभी को? हाँ या ना? चलो अब देखो, हाइपोथेसिस कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास ना कंपल्सरली, बोलो बोलो बोलो, पूछो जो पूछना है पूछो। अब देखो, आप अगर बुकिश लैंग्वेज चेक करते हो तो आपको हाइपोथेसिस का मीनिंग मिल सकता है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन एंड सैंपल और सैंपल। पॉपुलेशन एंड सैंपल क्या होता है, याद है? भूल गए? फर्स्ट क्लास ऑफ स्टैट्स। बताओ कौन बताएगा पॉपुलेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन इज नोन एज पॉपुलेशन। की जितनी भी ऑब्जर्वेशंस है बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी फिल्टर के, सारी ऑब्जर्वेशन आपकी पॉपुलेशन कहलाई जाएगी। और सैंपल ऑब्जर्वेशंस विच आर इन्फ्लुएंस्ड अंडर सम स्पेशल कंडीशन, ठीक है। हाँ, अब आपकी क्वांटिटेटिव मींस कि बहुत लार्ज नंबर्स के बेसिस पे एक स्टेटमेंट दी जाएगी अबाउट आइदर योर पॉपुलेशन और योर सैंपल। कुछ कुछ कंडीशंस में बोथ के लिए भी होता है, लेकिन ज्यादातर एक टाइम पे एक स्टडी अप्लाई करी जाती है, ठीक है। जिसको अप्लाई करने के लिए आपको 2 पैरामीटर चाहिए। वो 2 पैरामीटर होते हैं, फर्स्ट जिसको बोला जाता है नल हाइपोथेसिस,
और सेकंड होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठीक है, अच्छा, नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं H0 से और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं H1 से। ठीक है, नल हाइपोथेसिस मींस अ क्लेम और स्टडी एज्यूम्ड टू बी ट्रू, कि कोई एक ऐसा क्लेम है जो आप सच मान के चलोगे, जिसके बेसिस पे आप स्टडी करनी है। ठीक है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्चुअल पैरामीटर यू वांट टू आइडेंटिफाई। इसका एक और नाम है, इसको रिसर्च हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल, सब लोग एक बार अब मेरी ध्यान से बात सुनना। ठीक है, कि सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक फुटबॉल है, मैंने बोला ये फुटबॉल का कलर ऑरेंज है। ठीक है, और एक्चुअल में वो कलर ना ऑरेंज नहीं है, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि ये फुटबॉल का कलर ऑरेंज है। आप मुझे कैसे प्रूफ करोगे कि ये ऑरेंज नहीं है, कोई और दूसरा कलर है? नहीं, वो प्रूफ करना है, सिर्फ पूछना नहीं है, प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है सर कि तो ऑरेंज होगी? ऐसा होता तो आज इंडिया का हाल कुछ और होता। वो बात अलग है सर, कलर चलो, किसी इंसान को कलर ब्लाइंडनेस है, अब बताओ, वो कह रहा है कि ये बॉल ऑरेंज नहीं है, ब्लैक है, तो कलर ब्लाइंडनेस और क्या होता है भाई? एक कलर नहीं दिखाई देता, प्रूफ कैसे करोगे? एक कलर नहीं दिखता उन्हें, एक कलर दो कलर वो नहीं दिखते उन्हें। बताओ बताओ, चलो एक दूसरी स्टेटमेंट। आसपास वाले बंदे उसको बता दें। सीडी देखिए, सीडी का ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है। अगर कोई इंसान कहने लगे कि नहीं ये रेक्टेंगल शेप है, तो उसको सही साबित कैसे करना है, गलत साबित कैसे करना है, प्रूफ कैसे होता है? उसकी नजरों में उसने ऐसा माना कि, मतलब ये मत बोलो कि मतलब कहने का मतलब वो मेजर करेगा या डायमीटर पाई रेडियस, वो नहीं, एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर आपको बताना है तो आप कैसे बता सकते हो? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कोई और सर्कल शेप जो उसे पता है, सेम सिमिलैरिटी दोनों में मैं कॉमन चीजें दिखा दूं तो प्रूफ हो जाएगा वो सर्कल है? ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फुटबॉल वाले केस में अगर उनको येलो टी वो ऑरेंज टी-शर्ट भी दिखा एग्जैक्टली, कोई भी दूसरा ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेम कलर का हो और वो आइडेंटिफाई कर ले तो यही सेम कलर है ये भी। और रियल लाइफ में ऐसे ही स्टडी होती है। कितने लोग ऐसे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से हैं? ठीक है, कितने लोग ह्यूमैनिटीज से हैं? बाकी सारे कॉमर्स वाले। अच्छा, क्या आप लोगों को पता है 3 फंडामेंटल कलर्स कौन से हैं नेचर के? अब आपने बोला कि ऐसा नहीं होगा तो किसे नहीं पता होगा, इतना तो पता ही होगा। प्राइमरी कलर किसे कहते हैं पता है? ये भी हाइपोथेसिस का ही पार्ट है। प्राइमरी कलर किसे कहते हैं? ठीक है, और कोई डेफिनेशन भी है साथ के साथ? क्या और भी किसी टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं? पहले तो आपने 3 कलर नहीं बताए, 2 ही कलर बताए हैं।
कौन कौन से 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं? ग्रीन रेड ब्लू प्राइमरी कलर, हाँ करो, गूगल करो। लो मैं कर देता हूँ, ये लो। आप लोगों ने RGB पढ़ा है ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू। प्राइमरी कलर उन्हें बोला जाता है जो आप डायरेक्ट नेचर से ऑब्टेन कर सकते हो, नॉट जिनसे बाकी सारे कलर बन सकें। वो एक सेकेंडरी सब्जेक्टिव मेथड है। आपको रियल लाइफ में नेचर में रेड, येलो और ब्लू ही मिल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नेचर के लिए सच है। आप जितनी भी स्क्रीन्स देखते हो, वो स्क्रीन में 3 फंडामेंटल कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जिनसे बाकी कलर्स को बनाया जाता है। तो डिपेंड कर, हाँ पिक्सेल्स जिन्हें बोला जाता है, सही कह रहे हो। अब आपने बोला कि किसी इंसान को इतना तो पता ही होगा, तो यहाँ पर हाइपोथेसिस में फंडामेंटल कलर्स की स्टडी ऐसा मान के चला कि किसी को पता होगा। कब तक सच मान के चला? जब तक उसे गलत प्रूफ नहीं किया जाता, तब तक उस स्टडी को सच मान के चला जाता है। और प्रूफ कैसे करना है? बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा। प्रीवियस डेटा का मतलब क्या? मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नेचर में कोई ऐसा अदर कलर था जिसकी मदद से मैंने उस कलर की आइडेंटिफिकेशन करवाई। मेरे पास कोई ऐसा एग्जिस्टिंग शेप था जिस शेप को मैंने आइडेंटिकली प्रूफ करवाया। मैथमेटिकली आपने टॉपिक पढ़ा होगा सिमिलैरिटी एंड कॉमुलैरिटी, जहां पर 2 शेप्स इक्वल होते हैं जब उनके एग्जैक्ट पैरामीटर का साइज सेम हो, लेकिन 2 शेप सिमिलर होते हैं जब उनका रेशियो सेम होता है। याद है 8th क्लास? अब यहाँ पे नेचर की जगह सेमीकंडक्टर लिख दो। Concept of primary color does not apply to semiconductor. यानी कि रेड, येलो, ब्लू नहीं होते प्राइमरी कलर सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, तो ये भी जब तक हाइपोथेसिस नहीं करी गई तब तक नहीं पता चला। आप ऐड करो, इन नेचर प्राइमरी कलर्स आर रेड, येलो एंड ब्लू। दूसरा बताओ मत, इन नेचर ही बोलो सीधा, क्योंकि फिर इसके पीछे फिर बहुत सारी साइंस है। अब एक एग्जांपल, रियल लाइफ एक और एग्जांपल, कार्स, बाइक्स, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी हैं, क्या हर थोड़े थोड़े टाइम पे न्यू वर्जन आता रहता है? ऐसा क्यों? अच्छा, क्या ऐसा आपने देखा है कि एक ही बजट रेंज में, मान लो 10 से 15,000 के बीच में, एक ही कंपनी के एक से ज्यादा फोन है और उनके अंदर कुछ ज्यादा खास चेंज नहीं है? जैसा आपने बोला टेक्नोलॉजी, वही सेम सिमिलर सी टेक्नोलॉजी है। हाँ, वो तो उनकी मतलब हमें पता चल जाए ना कि कौन से वाले की बात कर रहे हैं, वो तो नाम अलग रख दिया क्लासिफिकेशन के लिए। जब हम कुछ इस तरीके की रियल लाइफ हाइपोथेसिस करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होती है रियल लाइफ में अप्लाई करना। एक्सपेंसिव इन द सेंस
डेटा कलेक्ट करने में ही बहुत टाइम, रिसोर्सेज और मनी तीनों चीज लगती है, ठीक है? हाँ, R&D डिपार्टमेंट पता है किसे कहते हैं? हर बड़ी कंपनी में होता है। IBM कंपनी का नाम सुना है? IBM कंपनी क्या करती है? कंप्यूटर में क्या? IBM पहले के टाइम पे एक कंपनी थी जो सर्विस प्रोवाइड करती थी, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में हेल्प करती थी। एट प्रेजेंट IBM कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, R&D डिपार्टमेंट सिर्फ। और ये जो रिसर्चेज एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, ये हाइपोथेसिस से ही लिंक्ड होता है। तो आप अपने उस लेवल की स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हो यहाँ पर, जिसके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम यही काम करते हैं, ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस आपकी अ क्लेम दैट इज सेट टू बी ट्रू अंटिल इट इज प्रूव्ड फॉल्स, ठीक है? और अल्टरनेट हाइपोथेसिस आपकी होगी एक्चुअल रिसर्च कि नल हाइपोथेसिस तो हमने सच मान ली, अब उसमें आगे क्या करें? तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो रिमेनिंग बातें हैं जो सच मानने के अलावा हो सकती थी, वो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो सर नल हाइपोथेसिस ये हो गया कि वो फुटबॉल का कलर ब्लैक है, हाँ, और जब वो ऑरेंज हो गई तो वो अल्टरनेट हो गई। फुटबॉल का कलर ब्लैक है, ये नल हाइपोथेसिस हो गई। अल्टरनेट हो गई कि फुटबॉल का कलर ब्लैक नहीं है। अब ब्लैक नहीं है तो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कलर ब्लैक हो, आप अगर वो ऑब्जेक्ट सामने वाले को दिखा दें, हाँ, सेम एग्जैक्टली नल वाली आपने सिचुएशन देख ली, लेकिन अब आप क्या देखोगे कि नल हाइपोथेसिस में आपने तो मान के चला कि कलर ये वाला ब्लैक होता है, कि जो फुटबॉल का कलर है वो ब्लैक है, लेकिन आपने ब्लैक कलर को कहीं और प्रूफ कर दिया कि ब्लैक कलर ये वाला होता है, जो आपने फुटबॉल का कलर माना है वो ब्लैक नहीं होता। तो आपकी जो स्टेटमेंट आपने सच मानी थी वो गलत हो गई। इसका मतलब आपने रिसर्च किस पे करी? ब्लैक कलर पे ही करी थी, ठीक है? मैथमेटिकली इस बात को कैसे लिख सकते हैं कि सपोज एक एग्जांपल के फॉर्म पे आप यहाँ पे मान के चलो कि मैंने बोला कि मेरे पास एक मीन है और उस मीन की वैल्यू है 500, ठीक है? तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो सकती है कि जो मीन है या तो वो लेसर देन 500 है, या तो वो मीन ग्रेटर देन 500 है, या तो वो मीन नॉट इक्वल्स टू 500 है। क्योंकि अगर मैं सेम चीज कंक्लूड करूंगा तो वो तो मेरी नल हाइपोथेसिस ही हो जाएगी, रिमेनिंग बचे हुए 3 केसेस जो मैंने अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखे हैं। अब इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूं,
देखो, एक कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो ऐसा क्लेम करती है या वो ऐसा स्टेटमेंट देती है कि हम अपनी हर बॉटल में एग्जैक्टली 500 ml ऑफ कोल्ड ड्रिंक या फिर सॉफ्ट ड्रिंक पोर करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या रिसर्च करनी है? हमें रिसर्च ये करनी है दैट क्वांटिटी इज नॉट एग्जैक्ट 500 ml। किसी बॉटल में वो कम क्वांटिटी भी दे देते हैं, किसी बॉटल में ज्यादा क्वांटिटी भी दे देते हैं। ऐसी रिसर्च हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो अब वो ये रिसर्च करने के लिए कि एग्जैक्टली क्वांटिटी 500 ml नहीं है, मुझे ऐसा नल हाइपोथेसिस माननी पड़ेगी कि बॉटल में एग्जैक्ट क्वांटिटी 500 ही है। अब जब मैं रियल लाइफ में ऑब्जर्व करूंगा या प्रोबेबिलिटिकल पार्ट में पता करूंगा, तब जाके मैं ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं या मैं प्रूफ कर सकता हूं कि हाँ, क्या वो वैल्यू एग्जैक्टली 500 ही थी और इन जनरल, या फिर वो हमेशा नॉट इक्वल्स है। नॉट इक्वल्स मींस कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है। अगर हमसे बोल दिया जाए कि रिसर्च अबाउट हाइपोथेसिस दैट क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन 500 ml, तो इसका मतलब होगा हमेशा आपकी जो क्वांटिटी है वो 500 से थोड़ा बहुत कम ही रहती है। अगर बोल दिया जाए कि नो, क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 500 ml, कि प्रिंटिंग हमारे पास 500 ml की है बॉटल पे लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा दी जाती है, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। कुछ इसी तरीके से आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें से हाइपोथेसिस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप ही होता है किसी भी हाइपोथेसिस को सेट करना। सेट करना मींस ये पता लगा लो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, ठीक है। क्या होगा? अभी तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत कम है, अभी और पैरामीटर्स चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला स्टेप जैसा मैंने आपको बताया कि पहले हाइपोथेसिस सेट करो कि हाँ, नल हाइपोथेसिस है कि एवरेज वैल्यू हर बॉटल में आपको अप्रोक्सीमेटली 500 ml ही मिलेगी एग्जैक्ट। तो ऑल्टरनेट या रिसर्च हाइपोथेसिस क्या है? हमें स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है कि हमें ये चेक करना है कि आपकी हर बॉटल में जो क्वांटिटी है वो 500 नहीं है। नहीं है मतलब नॉट इक्वल्स, अनसर्टेन वैल्यू। अनसर्टेन मींस लेसर वैल्यूज भी हो सकती है, ग्रेटर वैल्यूज भी हो सकती है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दीज कंडीशन आपके पास कुछ टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट कौन से होते हैं? अगर आप कंपैरिजन में लेसर वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो हमेशा उस टेस्ट का नाम होता है लेफ्ट टेल टेस्ट। अगर आप ग्रेटर वैल्यूज को कंपेयर करते हो तो आपके पास टेस्ट होता है राइट टेल टेस्ट। एंड अगेन अगर आप अनसर्टेनिटी की बात करते हो, नॉट इक्वल्स की बात करते हो, तो यहां पर टेस्ट का नाम होता है टू टेल टेस्ट। ये टेस्ट कंबाइंड विद किसी स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स फॉर्मूला इस्तेमाल किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की, मैंने आपको ये बोला कि आपकी प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग फ्रॉम 1 कुछ ऐसे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मीन का मतलब क्या होगा? आपकी कोई एवरेज वैल्यू होगी। लेफ्ट टेल टेस्ट का मतलब क्या है कि मैं ऑलरेडी इस मीन से ग्रेटर वैल्यूज को एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मीन वैल्यू फिर यहीं पे लाई करेगी। राइट टेल टेस्ट का मतलब क्या है कि मैं अपनी 0.5 से लेसर जो भी वैल्यूज है उन्हें एक्सक्लूड कर दूंगा, क्योंकि जो भी मेरी अगेन मीन वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन मीन वैल्यू आएगी। अगर मैंने बोला टू टेल टेस्ट, तो इसका मतलब कि मेरी जो वैल्यूज है वो मीन के लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर एग्जिस्ट कर सकती है। ये टेस्ट करूंगा लेफ्ट टेल टेस्ट का, तो मैं हमेशा लेसर वैल्यू ढूंढूंगा। हाँ, और अगर हाँ, अगर मैं राइट टेल करूंगा तो मैं अबव वैल्यू ढूंढूंगा, और जो उससे लेस आएगी उसको नलिफाई कर दूंगा। आएगी नहीं, आएगी ही नहीं, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी है ना कि अगर मैं किसी बोतल को बोलूं उसमें से इसमें 496 ml निकल जाए। आपने आंसर दे दिया, अनसर्टेनिटी है तो टू टेल टेस्ट करोगे आप कि लेसर और ग्रेटर दोनों आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल
अगर जो बॉटल मैंने क्रिएट करी है, जो मैन्युफैक्चर करवाई है, बॉटल की कैपेसिटी ही 500 है, तो ऑब्वियसली कम ही वैल्यू डाल सकते हैं, ज्यादा डाल ही नहीं सकते अब। क्लियर है? हाँ, और वो जो रिमेनिंग एरिया होता है उसमें भी मतलब गैसियस फॉर्म में केमिकल्स होते हैं, इसलिए नहीं और फिल होती वो। लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि किसी किसी बॉटल में वो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो ज्यादा भर दें, लिक्विड क्वांटिटी कम कर दें, वो और कम हो जाएगा फिर। तो कम होने के चांसेस है, वो ग्रेटर नहीं हो सकता अब फिर। ये तो रियल लाइफ सिचुएशंस के बेस पे है। जैसे कि जो मैंने सेल्स वैल्यू की बात करी, सेल्स वैल्यू कम ज्यादा दोनों हो सकती है, हमेशा केस में ये सच होगा। लेफ्ट राइट टेस्ट आप तब कर सकते हो जब आपको सपोज एक हॉस्पिटल है जहां पे कुछ नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल है, तो वो नंबर ऑफ बेड्स आपके लिए फिल हो गए, तो आप एक टाइम पर एक बेड पे एक ही पेशेंट ऑक्यूपाई कर सकते हो। वहां पर नंबर ऑफ बेड से ज्यादा पेशेंट्स के ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट ही नहीं करोगे। सेम अगेन केस, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग है जहां पर कुछ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काम करना कंपल्शन है, तो उससे ज्यादा कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होने पे वो कंपनी ही बंद हो सकती है। तो वहां नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमेशा आपको ज्यादा ही मिलेंगे, रखने ही पड़ेंगे, जो कि मार्केटिंग टीम वगैरह में होता है, सेल्स वाले जो होते हैं। हॉस्पिटल वाले में हमेशा लेसर होंगे और ऑर्गेनाइजेशन वाले में हमेशा ग्रेटर। हाँ, एक सेकंड रुको। आप ही बताओ, आपको कुछ पूछना है तो बताओ पहले। क्लियर है आपको? सिलेबस वगैरह आपको बताया था, मैम से बात हुई आपकी? नहीं, अभी वो सिलेबस हाँ तो है मेरे पास, पर अभी डेमो क्लास के लिए तो बताया। ठीक है, 2 मिनट रुको आप सभी लोग जरा, ठीक है? ये तो रहा, देखना अपने पहले ऐड मारा है।
तो तुम मुझे भेज दे भेजो रिवाइव नहीं कर सकते फर्स्ट टाइम, ठीक है? अगर रिवाइव मत कर, मैंने रिवाइव करवा दिया है। ये तो प्रॉब्लम है। आगे इतना डाल दिया मैंने बस सारे वैसे कैरेक्टर हैं जो ब्लॉक कर दिया हो गया मैं छुप के मारता हूँ। ऊपर से चिटिंग चिटिंग मैं हेड मारने से करूँगा ये स्किल यूज कर रहा है भाई
ये चोर ऐसा माय भी पीछे जा पीछे कस्टमर तो सामने भाई जो भी चोर है जो चोर है वो अपने करेंगे मैं देख कारण तो जान मुझे आ रहे ना माने ले मैं ब्लू मार के शुरू किया था वो आ रहा हमने से मॉडल देख मैं तो ब्लू में अटका दिया ओके हम तो लेंगे थोड़ी बात है इसको बहुत मारा है इसके बाद तीन ये वाले को बहुत मारा है भैया मेरे सामने ऐसे कर रहे हैं मेरे सामने अगर तो डाल दिए मैं थोड़ी बात करता हूं ये भी आएगी तूने इसे सोच देखा इसी में नहीं ये तो तब तक गया हमारा शॉर्ट्स ये बोले गुली क्या करते हैं कहां ये गुली अभी इसकी फुल एचपी है आवाज चलती है इसका तो क्या है और इसका तो आज सारा लूटी नहीं चला रहा है ठीक है काम कुछ नहीं मारा भाई स्किल लेके खेलते थे हमारे पास नहीं का जो मैं स्किल तो यूज भी नहीं कर रहा थी यार इसको आगे बाइश को जानबूझ के ऐसे होता है लोगों ने सब मिला ये सब डिस्ट्रिक्ट मैं तो सीधे देखता हूं अकाउंट तो भी मेरे टीममेट चाहिए में 0-0 हो जाता है मैं करता हूं तो तेरे सामने 4 मैंने करते मुझे सामने तू सारे मारेगा खराब है आएगा भाई ये चल गया और देखिए स्ट्रेटजी मैं स्नैपचैट का यूज करो तो सीधे उसके हाथ में क्या है क्या आउट उसी रिक्वेस्ट करो तो उन्हें को भी एक्चुअली लोगों कुछ लोग हो गया हां सारे फोटो तो क्या तो मैं तो फिर बस ये है डेमो केस में चला चलने मेरा ये मारा वाला देख ऑनलाइन छोड़ दे वैसे ये तुम बोला ये कुछ देर ना
वो रिमोट में चलो आते हैं जो कि एचपी हमारा साढ़े हमारे में इसकी दो की एचपी मैंने एक एचपी से फुल हो गई इसको मुझे पसंद आती है मूड कोई साल मत ले भाई मत ले आप लोग आया तो आओ इसको ये सीटी लेके आया इसको देख लिया है सीटी की क्या है क्वेश्चन मार्क अभी बता अभी कैसे पर खर्चा पानी मिला है तो भी बहुत है और है काम गया इसमें हो गया हाँ जी देखो क्या हो हाँ जी यहाँ तक सबको क्लियर है यहाँ तक इशू कुछ पूछना हो ठंड लग गई चलो अब देखो ये तो था हमारा स्टेप नंबर 1 ठीक है कि आपको सबसे पहले नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करना होता है ठीक है इसके बाद अगर मैं बात करता हूं अपना सेकंड स्टेप के बारे में तो सेकंड स्टेप होता है मेरा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है बेस्ड अपॉन योर इंफॉर्मेशन बेस्ड अपॉन योर डेटा कि आप किस टाइप की कैलकुलेशन या किस टाइप की स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं या पता करना चाहते हैं ठीक है तो हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल जैसे कि Z टेस्ट हो गया T टेस्ट हो गया T टेस्ट की 3 एप्लीकेशंस होती हैं ठीक है इसके अलावा F
टेस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक हमारे पास होता है ये सिंबल, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया, ठीक है। एफ टेस्ट के भी पर्टिकुलरली 2 पार्ट्स होते हैं, फिर काई स्क्वायर टेस्ट के भी 2 पार्ट्स होते हैं फिर, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है बेस्ड अपॉन मेरा डेटा कि मेरे डेटा पे जो वैल्यूज हैं वो कौन से टाइप के टेस्ट में ज्यादा सेटिस्फाई हो सकती हैं, या फिर मुझे जो डेटा प्रोवाइडेड है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, उसके बेसिस पे मैं इनमें से कोई एक टेस्ट चूज करता हूँ। अब ये जो टेस्ट चूज किया, जो हमने कैलकुलेशन निकाली, जेड टेस्ट की वैल्यू आई, एफ टेस्ट की, टी टेस्ट की वैल्यूज आई, इसके बाद हमें करना होता है क्या, कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका, आपने जो टेस्ट अप्लाई किया था उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से लेके टेस्ट की क्रिटिकल वैल्यू, के बीच में आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, जो कि आपका आएगा इन टर्म्स ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। अब ये टेस्ट की कैलकुलेटेड और क्रिटिकल वैल्यू का क्या मतलब है, आपने जब एक ऐसा टेस्ट अप्लाई करा जो कि एक लेफ्ट टेल टेस्ट है एग्जांपल के तौर पे, और उस लेफ्ट टेल टेस्ट में आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जो सिग्निफिकेंट चेंजेस शो कर सके, यानी कि उसके होने के चांसेस इतने होंगे जितने में आपको वो ऑब्जर्वेशन पता चल सके कि हाँ मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ रियल लाइफ अपनी आईज से कि हाँ ये चेंजेस हो सकते हैं। इस बात का मतलब क्या, कि सपोज मैंने बोला कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं और मैंने एक टेस्ट पेपर पास किया उन 100 स्टूडेंट्स में से, जो फिजिकली एक ही पेपर है बस हार्ड कॉपी, तो हर स्टूडेंट को वो टेस्ट पेपर प्रोवाइड होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1/100। वहीं पर अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास 10 टेस्ट पेपर्स हैं और वही मुझे 100 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी 10/100। यानी कि अब जब मेरे पास 10/100 प्रोबेबिलिटी है तो मैं सोच सकता हूं कि हाँ मेरे पास भी चांसेस है कि वो टेस्ट पेपर मेरे पास भी आ जाए। लेकिन जब वो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उस केस में आप ट्राई ही नहीं करते या फिर रियल लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं करते फिर उस आउटपुट को कि वो बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है, जिसको आप आइडेंटिफाई करते हैं कुछ रेयरेस्ट चांसेस के नाम से। क्या आपने ऐसा कभी सुना है कि न्यूज में आपने कभी ऐसा सुना हो कि अब की बार 2025 में ऐसा ऐसा हुआ जो कि बहुत ही रेयरेस्ट चांस था। रेयरेस्ट चांस क्यों था, क्योंकि उसके ही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास एक ऐसी क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी का पॉइंट होता है कि अगर उस क्रिटिकल प्रोबेबिलिटी से ज्यादा वैल्यू है आपके पास तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हो आसानी से, लेकिन अगर उस क्रिटिकल वैल्यू से लेसर प्रोबेबिलिटी आती है तो वो आपको ऑब्जर्व हो पाना काफी मुश्किल हो सकता है, ठीक है। एंड देन लास्ट में हमारे पास स्टेप नंबर 4 आता है, जो स्टेप नंबर 4 कहलाया जाता है एज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या बताता है कि जो आपने नल हाइपोथेसिस सेट करी, जो आपने अल्टरनेट हाइपोथेसिस सेट करी, बेस्ड अपॉन योर स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट, बेस्ड अपॉन योर कंपैरिजन, आप एट द एंड क्या कंक्लूजन पे पहुंचे, आपका फाइनल डिसीजन क्या है, स्टेटमेंट वाइज आप अपने डिसीजन को कैसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए आगे प्रोसेस करना चाहेंगे। तो अगर जैसे हमारे पास एग्जांपल था ये कोल्ड ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग वाला, मेरी सारी ऑब्जर्वेशन एक क्रिटिकल वैल्यू के अबव जाती है, यानी कि मेरे पास ऐसी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी जिससे मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास आसानी से पता कर पाना कि हर बॉटल में कम वैल्यूज या ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, एग्जैक्ट 500 से ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यानी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन ओरिजिनल मीन एंड कैलकुलेटेड मीन, क्रिटिकल मीन और कैलकुलेटेड मीन आप ऐसे बोल दो। तो डिसीजन मेकिंग क्या होगा, डिसीजन मेकिंग मेरा ये होगा, यस आफ्टर स्टडीइंग ऑल द हाइपोथेसिस, आफ्टर अप्लाइंग ऑल द प्रोसेसेस, आई कंक्लूड टू द पॉइंट दैट द amount of the quantity of soft drink inside a bottle is not exactly 500,
इट कैन आइदर बी लेस देन 500 और मोर देन 500, क्योंकि हमने यहाँ कौन सा टेस्ट अप्लाई किया, मीन नॉट इक्वल्स टू 500 का। ठीक है, अब देखो ये 4 स्टेप में कंप्लीटली परफॉर्म किया जाता है किसी भी हाइपोथेसिस को, जहां पर ये चारों स्टेप आपके लिए कंपल्शन हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेप को आगे पढ़ने के लिए आपको एक टॉपिक इंट्रोड्यूस किया जाता है जो कि इस कंपैरिजन पार्ट में इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से क्या मतलब है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई मैथमेटिकल स्टडी करी हो और रियल लाइफ में वो सच नहीं हो रही, लेकिन कैलकुलेशन पेन पेपर पे वो सच हो रही है? जैसे कि अगर आप सपोज एक ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास छोटा सा अमाउंट का डिफरेंस आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करते हैं पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स तक कंसिडर करके, तो सपोज 1 रुपए 2 रुपए का फर्क आ रहा है। अब वो हमारे लिए 1 रुपए 2 रुपए का फर्क है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं 10 महीने तक वो सेम ईएमआई कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो हर महीने उतना उतना फर्क कैलकुलेट होके आपको ग्रेटर वैल्यू ही देखने के लिए मिलती है फिर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एक माइनर सा एरर होता है? एरर इज बेसिकली कि आप कभी एक बार ट्राई करना कि आपने क्या करा, आपको ना परफेक्ट सर्कल कट करना हो। ठीक है, एक पेपर है, आपने उस पे पेपर पे परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब आप उसको ना सीजर से कट करने की कोशिश करना, तो बहुत रेयरेस्ट ऐसा चांस होगा कि वो एक परफेक्ट सर्कल बन जाए। कभी ना कभी थोड़ी ना थोड़ी बहुत आपको वो सर्कल जो है या तो कहीं से ज्यादा कट हो जाएगा या थोड़ा सा बच जाएगा। तो ये जो आपके पास एरर होता है, यानी कि मिस्टेक के चांसेस, उसे आप बोलते हैं स्टैटिस्टिकली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आपने अपनी जो स्टैटिस्टिक्स वाली फाइल थी उसमें नाम से पढ़ा होगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल के नाम से एक टॉपिक था। ठीक है, वो यही टॉपिक है जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बोल रहे हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, और एमएस एक्सेल में आपको ये अल्फा इस नाम से दिखेगा। ठीक है, अब ये जो अल्फा है ये हमें क्या आइडेंटिफिकेशन करता है? लेवल ऑफ रिस्क। ठीक है, स्टैटिस्टिकली लेवल ऑफ रिस्क रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, यानी कि आपकी हाइपोथेसिस सच थी, लेकिन ड्यू टू कैलकुलेशंस या फिर ड्यू टू रियल लाइफ कुछ एरर्स आपने क्या करा, उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। यानी कि इसको आप रिस्क के फॉर्म में कंसिडर कर सकते हो। जनरली जब आप स्टडी अप्लाई करते हो तो ये जो अल्फा है ये आप स्टडी करते हो इन 5%, 1% और 10%। कैसे? कि सपोज आप एक ऐसी स्टडी कर रहे हो जहां पर आप बियर कर सकते हो कि थोड़ा ज्यादा रिस्क लेके स्टडी करूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, तो वहां पर आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी रिस्क कितना अप्लाई करते हो? 10%। सपोज आप एक किसी मैन्युफैक्चरिंग टाइप का कोई भी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि कार्स के, बाइक्स के इंजन क्रिएट करना, तो वहां पर अगर मेरे पास 0.00 मिलीमीटर तक का भी कुछ फर्क आ जाता है तो वो पार्ट ढंग से काम नहीं करता। ऐसे केसेस में मेरे को चाहिए कि मैं कम से कम रिस्क अप्लाई करके कोई भी स्टडी अप्लाई करूं, कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बनना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, उसका कितनी कैपेसिटी होनी चाहिए, कितना लीटर उसमें ऑयल आना चाहिए। तो ऐसे केसेस जहां पर आप अपना रिस्क बहुत ही मिनिमम टू मिनिमम कंसिडर करना चाहते हो, वहां आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस खुद से 1 ही मान के चलते हो। और आपके पास आती है फिर एक मिडल वैल्यू 5%,
जो कि आपको इन जनरल टर्म्स में लेमन लाइफ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर ना तो बहुत ज्यादा रिस्क आप उठाना चाहते हो ना बहुत ही कम रिस्क उठाना चाहते हो। ठीक है, अगर आप परसेंटेज की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप लिखते हो 5%। अगर आप यूनिट की टर्म्स में चेक करते हो तो इस 5% को लिखा जाता है 0.05 अल्फा, 1% को लिखा जाता है 0.01 अल्फा और 10 को लिखा जाता है 0.1 अल्फा। ठीक है, अब जैसा कि आपने बोला लेवल ऑफ रिस्क, उसी तरीके से हमारे पास होता है एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं C, और कॉन्फिडेंस का मीनिंग यहाँ पर क्या कि आपने जो भी हाइपोथेसिस मान के चली वो सच होगी। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि कोई एक ऐसा केस है जब अल्फा की वैल्यू है 5%, तो फिर C की वैल्यू क्या हो जाएगी 95%, कि 5% रिस्क उठाना चाहता हूं लेकिन 95% श्योरिटी है उस डेटा के ऊपर। अगर 1% है मेरे पास अल्फा तो 99% है कॉन्फिडेंस, अगर 10% है अल्फा तो 90% है कॉन्फिडेंस, जिसके बेसिस पे हम ऐसा कंक्लूड करते हैं कि रिस्क प्लस कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू 100%। परसेंट लिख रहे हो तो 100% लिख दो, और अगर यूनिट्स लिख रहे हो तो 1 लिख दो। ठीक है, अब आपकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो कंपल्सरीली इस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बेसिस पे ही कैलकुलेट करी जाती हैं। आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा कि कितना क्रिटिकल पॉइंट शिफ्ट हो सकता है, यानी कि कितना प्रोबेबिलिटी मिनिमम होनी ही होनी चाहिए जो आप रियल लाइफ में पता कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म, याद है लास्ट वाली क्लास में, ये जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और ये जो लेवल ऑफ आप कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस है, आपको कंपल्सरीली एक्सप्लेन करने के लिए, अगर सपोज अगर मैं कहता हूँ किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पास आता है या किसी भी आप स्टडी को रिप्रेजेंट भी करना चाहते हो किसी को, तो ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। कैसे कि सपोज अगर मैंने अप्लाई किया होगा टू टेल टेस्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके का डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मेरे पास, ये मेरी पीक वैल्यू है, मीन वैल्यू। अगर मैं कहता हूं कि ये कंप्लीट डेटा 1 यूनिट के अंदर लाया करता है, तो मेरे पास ये डेटा कितना होगा 0.5, एंड देन मेरे पास ये रिमेनिंग डेटा होगा 0.5। अगर ये एक टू टेल टेस्ट है और टू टेल टेस्ट के साथ आपको प्रोवाइडेड है कि यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है 5%, ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट आएगा आपकी मीन वैल्यू के लेफ्ट और राइट दोनों जगह पर, जिसको आप डिफाइन करोगे एज क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अल्फा सी के नाम से रिप्रेजेंट करता हूं, ये अल्फा का क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी इस एरिया में कहीं भी लाई करती है, क्रिटिकल एरिया से अगर या तो लेसर या इस क्रिटिकल एरिया से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी लाई करती है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं पहले डिफाइन करता हूं। अगर टोटल मेरे पास अल्फा की वैल्यू 5% है, तो मेरा राइट साइड में अल्फा होगा 2.5% और लेफ्ट साइड में अल्फा होगा अगेन 2.5%। टू टेल टेस्ट है तो दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया हाफ हाफ। ठीक है, अगर सपोज मैं कहता हूं मेरी प्रोबेबिलिटी यहां कहीं पे लाई करती है, तो मैं यहां से डायरेक्ट कंक्लूड कर दूंगा कि H0 को रिजेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ये मेरा लाई करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद रेड एरिया पे। ठीक है,
लेकिन अगर मेरी प्रोबेबिलिटी यहाँ लाई करती है, यहाँ पे लाई करती है, यहाँ लाई करती है, चाहे यहाँ लाई करती है, तो मैं बोलूंगा क्या कि ये जो रीजन है, ये वाला पूरा रीजन, इसको मैं कंसिडर करता हूँ एक्सेप्टेंस रीजन, यानी कि मैं यहाँ पे हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देता हूँ कि जो बात मैं सच मान के चला था वो एक्चुअल में स्टडी पॉइंट से भी सच हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो दैट, इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन रीजन। अगेन ये भी कहलाया जाता है रिजेक्शन रीजन। ये जो पॉइंट है ना अल्फा ऑफ सी, ये जो नंबर है, ये आपको दिया जाएगा एक टेबल में। ठीक है, ये फिक्स रहता है हमेशा कि अगर आप सपोज दो मीन को दो मीन है, जिस मीन को आपस में कंपेयर कर रहे हो और आप 5% रिस्क ही उठाना चाहते हो, तो प्रोबेबिलिटी फिक्स है कि कम से कम इतनी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अब आपको कैलकुलेट करना रह जाता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन योर डेटा कितनी आई है। क्या वो प्रोबेबिलिटी एक लिमिट के बाद आई है? लिमिट क्या है? ये क्रिटिकल पॉइंट, ये लिमिट है। इस लिमिट के बाद में जाके कहीं लाया करती है। अगर लिमिट से भी पार चली जाए तो इसका मतलब वो रिजेक्शन रीजन में चला जाएगा। अगर वो विद इन रेंज है, मीन से पास में है, ठीक है, ये मीन होती है ना मिडल वैल्यू, मीन के पास में है और इस रिजेक्शन से पहले है, तो मैं उसे कंसिडर कर देता हूं कि ये एरिया मेरा कहलाया जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। इसको मैं ये एरिया, ठीक है, ये एरिया कहलाया जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। ठीक है, अच्छा, डेटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, 50 ऑन द लेफ्ट 50 ऑन द लेफ्ट परसेंटेज, 2.5% मेरा यहाँ पर क्रिटिकल रीजन हो गया या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। तो ये वाला रीजन कितना बचा है मेरा? 47। तो ये 47.5% एक्सेप्टेंस रीजन है, ये वाला 47.5% एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, एक्सेप्टेंस रीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं C, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, टोटल आप इसका करोगे तो वो वही 100% या फिर 1 आपका कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को? कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है? ठीक है, पढ़ के आना। इससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़ा था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, वो पढ़ के आना। ठीक है, अभी करते हैं। टी टेस्ट यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि आपको ना थोड़ा सा बीच में टाइम भी दे दूंगा और या तो 21 या 24 तक ये स्टैट्स कंप्लीट होगी, आइदर 21 और 24। तो 1 तारीख से शुरू करें फिर हम भी। अभी देखता हूँ सबने क्या पोल किया है। हाँ, एसक्यूएल ही करेंगे पहले। अभी ये डिसाइड किया था ना, पहले एसक्यूएल कर लेते हैं फिर वो करेंगे। हैं एसक्यूएल में 7 क्लासेस लगती हैं, तो 2 हफ्ता और 1 क्लास, यानी कि 16 दिन 17 दिन, मिड ऑफ दिसंबर तक हो जाएगा। 20 दिसंबर के आसपास हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, उसके बाद ही कर देंगे।
हाँ